Hello students, good afternoon everyone. BOD class 6 semester FADGT फाइनल ईयर। हम यहाँ पर BOD सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि आपके फाइनल ईयर में है। आज हम यूनिट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 3 का चैप्टर देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आज हम अपनी स्लाइड में यही डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग क्या होता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सच एज procurement and utilizations of fund of the enterprise। वित्तीय प्रबंधन का अर्थ है, मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ है कि किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए उसमें जो आपका खरीद और उपयोग में जो आने वाली चीज़ें हैं उसमें आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है, उस चीज़ की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स अप्लाइंग जनरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। इसका अर्थ है कि जो एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर है, वो वित्तीय संसाधनों के लिए सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करें। मतलब कि जब आप कोई किसी एक इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री को खड़ा करने में आपको कितने फाइनेंशियल वित्तीय एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, कितनी गतिविधियां लगेंगी, उसका पहले से ही प्लानिंग कर लेना, ऑर्गेनाइजिंग कर लेना, डायरेक्टिंग कर लेना और कंट्रोलिंग कर लेना कि ये फंड कहाँ से आएगा और कैसे, किस द्वारा ये लगेगा, उसे कहते हैं अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं स्कोप एंड एलिमेंट। इसका स्कोप क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो हम यहाँ देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन ए फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। मतलब कि जब निवेश के निर्णयों में अचल संपत्तियों में निवेश शामिल किया जाता है उसे हम पूंजी बजट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उसके निर्णय लिए जाएंगे उसमें जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, अचल संपत्ति है, उसको हम पूंजी बजट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट आर आल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्तमान परिसंपत्तियों में निवेश भी निवेश निर्णयों का एक हिस्सा है जिसे हम कार्यशील पूंजी निर्णय कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहा जाता है। यदि हम अपने जो हमारी वर्तमान में हमारी जो संपत्ति है और उसको हम निवेश कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे किसी अपने बिल्डिंग या किसी इंडस्ट्री में, तो उसको इन्वेस्ट करने को करंट जो हम निर्णय ले रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में अपनी निर्णय ले जा रहे हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कह रहे हैं। अब आता है डिसीजन। अभी हमने पढ़ा कि स्कोप और इसका एलिमेंट क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं डिसीजन। यहाँ जो डिसीजन है वो आप दो टाइप से डिसीजन ले सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन। मतलब वित्तीय निर्णय, लाभांश निर्णय। ये कैसे लिए जाएंगे? दे रिलेट टू द राइजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज which will depend upon decision on type of source, period of financing, cost of financing
एंड द रिटर्न्स हेयर बाय। मतलब कि वित्तीय निर्णय फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं, वे विभिन्न संसाधन जिनसे वित्त जुटाने से संबंधित है, जहाँ से पैसा हमारे पास आना है, जो किस प्रकार के स्रोत लग रहे हैं वहाँ पर कितनी उनकी अवधि है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितनी लागत लगनी है और कितना मेरे पास रिटर्न आओगा, इन सभी पर निर्भर करते हो उसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फिर आता है आपका डिवाइडेंड डिसीजन। डिवाइडेंड डिसीजन क्या है यहाँ पर कि द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि लाभांश निर्णय, शुद्ध लाभ वितरण के संबंध में वित्त प्रबंधक को निर्णय लेना होता है। शुद्ध लाभ का आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। नेट प्रॉफिट आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर्स। नंबर 1, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर एंड रिटेन्ड प्रॉफिट। डिविडेंड एंड द रेट ऑफ इट हैज़ टू डिसाइड। मतलब शेयर धारकों के लिए लाभांश और रिटायर्ड प्रॉफिट। इसमें क्या है कि जब लाभांश और इसकी दर तय करनी होगी तो हम शेयर धारकों के अनुसार उसमें प्रॉफिट देखेंगे। और रिटेन्ड में जो प्रॉफिट होगा, अमाउंट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट हैज़ टू बी फाइनेंशलाइज्ड which will depend upon expansions and diversifications plans of the enterprise। जो रिटेन्ड प्रॉफिट है की राशि होती है वो अंतिम रूप दिया जाना होता है, जो एंटरप्राइज के विस्तार और विविधीकरण योजनाओं पर निर्भर करेगा। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न्ड विद द प्रोसीजरमेंट, एलोकेशंस एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए कंसर्न। वित्तीय प्रबंधक के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आमतौर पर किसी चिंता के वित्तीय संसाधनों की खरीद, आवंटन और नियंत्रण से संबंधित होता है। इसका जो उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव कैन बी टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड टू द कंसर्न। इसमें क्या होता है कि जो वित्तीय प्रबंधक होता है उसका मेन उद्देश्य क्या क्या होगा, वो ये पॉइंट हो के हम डिस्कस कर रहे हैं कि चिंता के लिए धन की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। कि जैसे शेयर धारकों को पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए जो शेयर धारकों की कमाई की अक्षमता और शेयर की बाजार कीमत और उम्मीद पर निर्भर करेगा। मतलब कि जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल्स में, उसमें कब उसका रिटर्न आएगा, कितनी कमाई होगी, कितनी बाज़ार की कीमत है, कितना उम्मीद, ये इन सभी पर लगाना ये कहलाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड टू द कंसर्न। फिर था कि टू इंश्योर एडुकेट्स रिटर्न टू द शेयर होल्डर विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, कितनी उसकी कैपेसिटी होगी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, उस टाइम शेयर मार्केट में क्या प्राइस होगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर, और उन शेयर होल्डर जो हमारे हैं उनसे उनके ऊपर निर्भर रहना, उनसे उम्मीद लगाए बैठना कि वो कब हमारे बाज़ार को बढ़ाएंगे, कब में घटाएंगे, इस चीज़ का लगाना। फिर आता है कि टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन वंस द फंड आर प्रोसीजर दे शुड बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबली वे
एट लास्ट कॉस्ट। निवेश पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यानी धन को सुरक्षित उपकरणों में निवेश किया जाना चाहिए ताकि वापसी की पर्याप्त दर हासिल की जा सके। टू प्लान ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स देयर शुड बी साउंड एंड फेयर कंपोजिशंस of capital so that a balance is maintained between debit and equity capital। धवनी पूंजी संरचना की योजना बनाने के लिए पूंजी की धवनी और उचित संरचना होनी चाहिए ताकि ऋण और इक्विटी पूंजी के बीच संतुलन बना रहे। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, इसको हम आपको एक वीडियो के माध्यम से अच्छे से डिफाइन कराएंगे। प्रिय छात्रों, मैं अब आपको यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशंस है जो आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। किसकी? बिजनेस फाइनेंस की। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस को फाइनेंस करना। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको करने के लिए जितना भी पैसा हमें चाहिए हमें उसकी व्यवस्था करनी है। यही तो बिजनेस फाइनेंस का काम है, ये तो बिजनेस फाइनेंस है ना। अब नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आ गई है आपके सामने। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो एक फाइनली डेफिनेशन दी गई है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। इट इज़ द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, राइजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज इन द बिजनेस। जैसे कि आपको फर्स्टली मैंने अपनी स्लाइड में बताया था, ये एक मैं आपको एक डेफिनेशंस भी लेकर आया हूँ। ये डेफिनेशंस क्या है कि जब आप किसी बिजनेस में फंड्स लगाते हैं तो उस फंड को बिजनेस में लगाने से पहले आप उन सारी चीज़ों को मतलब एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से अपने पास एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचा देते हैं, जैसे प्लानिंग करना, राइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना। वही चीज यहाँ पर इट इज एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर यूज होना है फंड्स, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तमाम तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि हमें उसका कहाँ से लेकर आना है, कैसे प्लानिंग करनी है, हमें उसे कैसे रेज करना है, कैसे कंट्रोलिंग फंक्शन को निभाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपनी जो भी फंड्स हम लेकर आए हैं हमें अपने बिजनेस में लगाकर उससे सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे लेना है। तो ये सारी की सारी जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है हमें, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें करनी है। चलिए अगली डेफिनेशन जो है आपके सामने वो है, अच्छा हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आमतौर पर हम 3 टाइप के डिसीजन जो हैं वो लेते हैं। वो कौन कौन से 3 वो तो देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि फाइनेंस करना, यानी कि कहां से आएगा पैसा, आएगा कहां से, कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं, कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहां से हम फंड को जो है रेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें। तीसरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, यानी कि जो हमें अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा, हम उसको कहां डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें कि हमारे पास एक अच्छा लिक्विडिटी रहे हमारे बिजनेस में। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे पास से क्या चली जाए, सारी की सारा पैसा बाहर देखिए एक कहा जाता है कि पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, ठीक है ना। हमारे पास पैसा जो है वो ठहरना चाहिए। चलिए आगे हमें डिस्कस करना है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। देखिए क्यों कर रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या जरूरत हो गई ऐसी। तो सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है। हमें अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, हमें अपने रिजल्ट्स को सबसे हाई लेवल पर लेकर जाना है। नेक्स्ट इसमें कहता है टू प्रोक्यूर सफिशिएंट फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की कमी हो जाए, किसी भी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्थिति बन जाए कि आप फंड्स कहीं से आपको कमी पड़ रही है, आपको कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज के आपके पास फंड्स नहीं है। उसके बाद कहता है टू एंश्योर
एफिशिएंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि आपके पास फंड्स तो आ गए, कई कंपनी ऐसी होती है जिनके पास बहुत सारा फंड होता है बट वो यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पाती, यानी कि अपने जो प्लानिंग के अनुसार जो अपने फंड्स होते हैं उनको बड़े रिजल्ट्स में वो बदल नहीं पाती हैं, तो उनकी वीकनेस बन जाती है। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स, यानी कि हमें बचा कर भी रखना है बैड डेब्ट्स और लॉसेस और बहुत सारी चीजों से हमें अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को, अपने फाइनेंस को, जो भी हमारे बिजनेस में है, अपनी लिक्विडिटी को रक्षा करनी है उसकी। आगे है फाइनेंसिंग डिसीजन की डेफिनेशन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? अमाउंट इज टू बी अरेंज फ्रॉम विच सोर्स, यानी कि कौन से सोर्स से हमें कितना अमाउंट अरेंज करना है, यही इसका इसी का तो मतलब है फाइनेंसिंग डिसीजन। यही तो डिसीजन है कि हमें फाइनेंसिंग कैसे करनी है, कहां से करनी है, कितना अमाउंट हमें करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन के 3 टाइप्स कौन से हैं, 3 टाइप्स आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड, ये 3 डिसीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है, देखिए यहां पर हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखना है कि कहां कहां से कौन कौन से सोर्स होंगे जो कि हमें क्या देंगे, फाइनेंस देंगे। तो यहां पर डिस्कस किए गए हैं 2 टाइप के सोर्स होंगे आपके बिजनेस में जो कि आपको क्या देंगे, फाइनेंस देंगे। पहला क्या कर सकते हैं आप, लोन ले सकते हैं, यानी कि कहीं से क्या ले सकते हैं आप, डेप्ट ले सकते हैं। माफ कीजिएगा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डेप्ट होना चाहिए, डीई, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोन ले सकते हैं, आप डायरेक्टली जाकर लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं। छात्रों, मैं एक ये भी आपके सामने लेकर आया हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको चाहता हूँ कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको समझ में आए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसकी डेफिनेशन होती है कि मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो मैंने आपको अभी स्लाइड में आपसे डिस्कस भी किया। यहाँ पर मैं ओवरव्यू और दे रहा हूँ इसका कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पार्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट का, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, और एक रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस और मैनेजमेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज द फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एक्विजिशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन अंडरटेकिंग इन कीपिंग विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी वही बात बताई है जो बाकी 2 डेफिनेशंस में बताई है। इस टेक्निकल डेफिनेशंस में यह बात बताई है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोरकास्ट करता है प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को और डायरेक्टिंग को और कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, और उन सभी एक्टिविटीज़ को करता है जो उसके अंदर फाइनेंशियल से रिलेटेड होती हैं, जो उसके अंदर फाइनेंशियल से आती हैं। भाई हमें कि इन सभी चीज़ों को, किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए अपने फाइनेंशियल्स को देखना पड़ेगा कि उसमें कितना फाइनेंशियल लगेगा और कितनी मशीनरों के लिए कितना हमें फाइनेंशियल चाहिए। इन सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितना भी हमें फाइनेंशियल लगता है उसको प्लान करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद आपके लिए मैं यहाँ पर लिखा आया हूँ एक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोसीजरमेंट ऑफ फंड्स मतलब कि अरेंजमेंट, इसका मीनिंग है कि कैसे हम जो फंड है उसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कैसे उसको लगाएंगे। फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। मतलब कि जैसे कोई फंड्स है उसको आप डिफरेंट सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं उसमें, लेकिन जब आप डिफरेंट सोर्स से उसे इकट्ठा करोगे तो उनमें हमें रिस्क भी है, कॉस्ट भी लगेगी हमारी, और उसमें हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट,
The funds raised from the issues of equity shares are the best from the risk point of view, since repayment is required only at the time of liquidations. However, it is also the most costly sources of finance due to dividend expectations of shareholder. इसमें क्या है कि जो हमारा फंड है वो इक्विटी शेयर्स, मतलब दो टाइप के आपको मैंने बताए थे, जो डिसीजन लिया जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है और एक शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। जो शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा सकता है उसमें कभी कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं शेयर होल्डर की, वो देखी जाती हैं कि हमारे पास फाइनेंस उस तरह का है नहीं है, तो हम लॉस में कभी कभी चले जाते हैं। तो इसमें इसने बताया कि द फंड्स राइज फ्रॉम द इशूज़ of equity share are the best from the risk point of view since repayment। कभी कभी हमें रीपेमेंट भी करनी पड़ती है जब हमारा लिक्विडेशंस, उस टाइम जब हमारे जो शेयर होल्डर, जो हमारा पेमेंट है वो डाउन हो जाता है, जब हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो जाता है तो हमें रीपेमेंट भी करना पड़ता है। However, it is also most costly sources। इस तरह के जो होते हैं हमें सोर्सेज वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं ड्यू टू डिवाइडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग जो उनकी उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बहुत सारे जो सोर्सेज हैं ये महंगे पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरीका देखा जाए कि डिबेंचर्स आर चीपर देन इक्विटी शेयर होल्डर due to their tax advantage, however they are usually riskier than equity shares। इसके साथ साथ हम आपको एक वीडियोस भी आपको शेयर करेंगे जिसमें आप आसानी से ईजिली से आप इसे पढ़ सकते हैं। दे आर द 10 रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल considerations which a finance manager must consider while proceeding fund। The cost of funds should be at the minimum level for that a proper balancing of risks and controlling factor must be carried out। Effective utilizations and funds, इसमें हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि दे आर द रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग कंसिडरेशन विच ए फाइनेंस मैनेजर, मतलब जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको डिसीजन लेना पड़ता है उस रिस्क के लिए, उस कॉस्ट के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, कि एक तरह के प्रोसीजर के तहत उसे मैनेजर को देखना पड़ता है। चलिए हम अपने जो स्लाइड्स पे हमने देखा है वो हम पढ़ रहे हैं, वो इसके रिवाइजेशन करते हैं दोबारा से कि जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वही सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी बताई है कि भाई जो एक्टिविटीज़ होनी है फाइनेंशियल्स में वो हमें उस फाइनेंशियल को इकट्ठा करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी खरीद होनी है, कितना खर्च होना है, कितना उपयोग में लाना है, ये सभी हमें खर्चे देखने पड़ेंगे। उसका स्कोप भी एलिमेंट भी हमने देखा कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हम एक फिक्स्ड एसेट्स लगा देते हैं तो वो कैपिटल बजटिंग कहलाती है, हमारी बजट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट द करंट एसेट्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल हम आगे जाके डीपली पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पर। यहाँ हमने ये डिसीजन पढ़े, दो डिसीजन होते हैं हमारे कि फाइनेंशियल डिसीजन होता है, एक डिपेंडेंट डिसीजन होता है। फाइनेंशियल जो डिसीजन होता है वो रिलेट करता है राइजिंग ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज विच विल डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑन टाइप ऑफ सोर्स पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो रिलेट करता है कि जो हमारा पैसा है वो कब हमें रिटर्न मिलेगा। भाई जो हमने खर्चे करे हैं, जो हम उसमें हमने जो पैसा लगाया है वो कितने दिन में हमें रिटर्न में मिलेगा, कितना हमारा खर्च होगा, कितने कौन से रिसोर्सेज में, कौन से सोर्सेज में उसको हमने पैसे को लगाया है। फिर है हमारा डिवाइडेंड डिसीजंस।
डिवाइडेंड डिसीजंस में हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजर है हैज़ टू टेक ए डिसीजन। फाइनेंशियल जो हमारा फाइनेंस मैनेजर होता है वो डिसीजन लेता है विद रिगार्ड टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस नेट प्रॉफिट को हम ये देखता है। नेट प्रॉफिट आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू। जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसे दो टाइम में इतने डिवाइड करा फाइनेंस मैनेजर ने। उन्होंने कहा कि एक तो शेयर होल्डर वाला होगा इसमें, और एक हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट होगा। शेयर होल्डर वाला क्या होगा, वो डिपेंड करेगा डिवाइड एट द रेट ऑफ इट हैज़ टू डिसाइड। वो उस पर है ही डिसाइड करेगा उसके कि उसकी दर उसे कितने परसेंटेज उसे मिल रही। फिर है हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ द रिटेन्ड प्रॉफिट हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड विच विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेंशन एंड डिवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज, कि जो एंटरप्राइज के विस्तार और विविधीकरण योजनाओं पर निर्भर करेगा। इसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पढ़ा हमने कि इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होता है, क्या वो निर्णय लेता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। कि जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो जनरली कंसर्न करती है किस चीज़ को, प्रोसीजरमेंट को, एलोकेशंस को और कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कौन किस तहत के तरह किस संसाधनों को खरीद करी जा रही, किन्हें आवंटन किया जा रहा, इन सभी को उद्देश्य को लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करता है। टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड टू द कंसर्न, मतलब कि कहने का मतलब है कि वो एक तरह का जो नियमित है, मतलब कि कंटिन्यूसली धन जो हमारे पास आ रहा और किस तरह से उसको लगाया जा रहा, मतलब कितना पर्याप्त है आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। मतलब कि जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है वो ये देखता है कि हमारे पास कितना धन आ रहा है और उसको धन को पर्याप्त में हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, विभिन्न रिसोर्सेज को खरीदने के लिए, या कि विभिन्न सोर्सेज को दिया जा रहा है जिनसे हमने पैसा लिया था। फिर आता है इसमें पॉइंट आपका कि टू इंश्योर एडुकेट्स रिटर्न टू द शेयर होल्डर विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी। फिर हमारा जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो शेयर धारकों को पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए जो शेयर धारकों की कमाई की क्षमता, शेयर की बाजार की कीमत, उम्मीद पर निर्भर भी करेगा।
हेलो। टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कुछ ऑडियो मेरी आपके पास तक नहीं पहुंच पाई, जैसे कि मैं देख रहा था, तो उसको मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न विद द प्रोसीजरमेंट और एलोकेशंस एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज ऑफ द कंसर्न। आपको मैं इस वीडियो के साथ साथ एक वीडियो और लेक्चर्स में आपको दूंगा, और वीडियो को देने के साथ साथ मैं आपको एक अदर लिंक भी दूंगा जिसमें आप अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं, जो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो थर्ड नंबर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशंस वंस द फंड आर प्रोसेस्ड they should be utilized in maximum possible way at the least cost। निवेश पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसका जो हमें डिसीजन लेना है कि हमारा जो धन है वो सही है या नहीं है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नहीं सही है नहीं है, वो हमारा जो धन है वो वापसी मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ का जो फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है वो डिसीजन लेता है। To plan a sound capital structures, there should be sound and fair a compositions of capital so that a balance is maintained between debit and equity capital। मतलब कि धवनी पूंजी संरचना की योजना बनाने के लिए और पूंजी की धवनी और उचित संरचना होनी चाहिए ताकि ऋण और इक्विटी पूंजी के बीच में संतुलन बना रहे। आज को टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं आज के वीडियो के लेक्चर्स में, इनको दूर करा जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर्स लेने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।